हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस चौथे प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस चौथे प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चौथे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 20 का संबंध है 42 के साथ में, उसी प्रकार से 18 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 20 से यहाँ पर 42 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 20 से यहाँ पर 42 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 18 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 20 से यहाँ पर 42 कैसे बना है। तो मेरे भाई 20 से यहाँ पर 42 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 20 का किया गया है 2 गुना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 20 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 20 दूना के 40 और यहाँ पर कितना है 42 तो 40 से 42 बनेगा कैसे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि इस 40 के अंदर हम क्या कर दें +2 कर दें तो 40 और 2 मिलकर बन जाएगा 42। और ध्यान से देखिए 42 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 18 के अंदर है और इस 18 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई 18 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इसके लिए हम क्या करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम इस 18 का क्या करेंगे 2 गुना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 18 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 18 दुआ के 36 और इस 36 के अंदर हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे। तो ध्यान से देखिए 36 और 2 मिलकर बन जाएगा 38। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 38। अब हमें देखना है कि 38 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर 38 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र
80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप बचे हुए समय के अंदर इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 18 के बाद में दिया गया है 38 के बाद में दिया गया है 59 के बाद में दिया गया है 81 के बाद में दिया गया है 104 और 104 के बाद में आपसे पूछा गया है किस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सीरीज में दिया गया है 18 के बाद में दिया गया है 38, तो 18 से 38 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम 18 के अंदर क्या कर दें प्लस 20 कर दें तो 18 और 20 मिलकर बन जाएगा 38। फिर देखिए 38 के बाद में दिया गया है 59, तो मेरे भाई 38 से 59 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 38 के अंदर क्या कर दें प्लस 21 कर दें तो 38 और 21 मिलकर बन जाएगा 59। फिर देखिए 59 के बाद में दिया गया है 81, तो 59 से 81 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 59 के अंदर क्या कर दें प्लस 22 कर दें तो 59 और 22 मिलकर बन जाएगा 81। फिर देखिए 81 के बाद में दिया गया है 104, तो 81 से 104 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 81 के अंदर क्या कर दें प्लस 23 कर दें तो 81 और 23 मिलकर बन जाएगा 104। और इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 104 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है, सबसे पहले क्या हुआ प्लस 20, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 21, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 22, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 23, यानी कि यहाँ पर ये सीरीज कंटिन्यू चल रहा है प्लस 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23। अब मेरे भाई प्लस 23 के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 24, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 104 के अंदर 24 को प्लस कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम क्या कर देंगे 104 के अंदर प्लस 24 कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 104 और 24 मिलकर बन जाएगा कितना, तो 104 और 24 मिलकर बन जाएगा 128, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 128। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 128 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है।
यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 41 का संबंध है 961 के साथ में, उसी प्रकार से 34 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। मेरे भाई यहाँ पर समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि 41 से यहाँ पर 961 कैसे बना है। तो 41 से 961 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 41 में से किया गया है -10। तो यहाँ पर देखिए 41 में से -10 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 31 और 31 से 961 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 31 का किया गया है स्क्वायर और 31 का स्क्वायर करेंगे तो 31 का स्क्वायर होता है 961। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 961 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 34 के अंदर है और इस 34 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 34 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो इस 34 में से हम क्या कर देंगे, -10 कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 34 में से -10 करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 24 और इस 24 का हम कर देंगे स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई आप सभी को पता होना चाहिए कि 24 का स्क्वायर कितना होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 24 का स्क्वायर होता है 576 है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 576 है। और अब हमें देखना है कि 576 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 576 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक पंक्ति में राजू का स्थान दाएं से 18वां और बाएं से 30वां है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। मेरे भाई ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने रीजनिंग के रैंकिंग टॉपिक से लिया गया है और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 14 सितंबर 2022 की थर्ड शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला है क्या, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है t बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि यहाँ पर देखिए t का मतलब हो जाएगा टोटल है, l का मतलब हो जाएगा लेफ्ट साइड है, r का मतलब हो जाएगा राइट साइड है और यहाँ पर टोटल करने के बाद में हम क्या करेंगे, एक को घटा देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सोल्व करेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए अपने को क्या निकालना है, अपने को यहाँ पर निकालना है कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर अपने को निकालना है टी यानी कि टोटल निकालना है, एल का मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा बाईं तरफ है, ठीक है मेरे भाई। तो बाईं तरफ से राजू का स्थान है 30वां, तो एल के स्थान पर हम क्या करेंगे 30 रखेंगे, ठीक है। फिर क्या है प्लस है, फिर है आर का मतलब हो जाएगा राइट साइड यानी कि दाईं तरफ से राजू का स्थान है 18वां, तो आर के स्थान पर हम क्या करेंगे 18 रखेंगे और इसमें से एक को घटा देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए टी बराबर क्या हो जाएगा
30 और 18 को आपस में ऐड करेंगे तो 30 और 18 मिलकर बन जाएगा 48 और 48 में से एक को क्या कर देंगे, घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 47। यानी कि पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 47 हैं। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए कि 47 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 47 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। संख्या 85, 14, 932 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बनी नई संख्या में मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से सोल्व करेंगे कैसे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अवरोही क्रम क्या होता है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, अवरोही क्रम होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ चलना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर एक संख्या दी गई है, संख्या क्या है 85। ठीक है, ध्यान से देखना मेरे भाई, 85, 85 के बाद में है 14, 14 के बाद में है 932। अब हमसे पूछा गया है कि इस संख्या को यदि हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अवरोही क्रम यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ चलेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए हमारे सामने जो ये संख्या दी गई है, इस संख्या के अंदर बड़ी संख्या क्या है, तो इस संख्या के अंदर बड़ी संख्या है 9। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 9, एक अंक के नीचे एक अंक लिखना है आपको। ठीक है, फिर देखिए 9 से छोटी संख्या क्या है, यानी कि सबसे बड़ी 9 है। 9 से यानी कि 9 से छोटी क्या है, 8 है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 9 के आगे लिखेंगे 8 है। फिर देखिए 8 से छोटी संख्या क्या है, 7 है। तो आपको 7 नहीं लिखना, केवल इस संख्या के अंदर आपको देखना है और जो संख्या छोटी है वही आपको लिखना है। 7 नहीं दिया गया है उसको छोड़ना है। उसके बाद में 6 भी नहीं दिया गया उसको छोड़ना है। ठीक है, फिर देखिए 8 के बाद में छोटी संख्या क्या है, 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। उसके बाद में क्या है, 4 है। तो मेरे भाई यहाँ पर हम लिखेंगे 4 है। 4 के बाद में क्या दिया गया है, 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 है। 3 के बाद में 2 भी दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे 2। फिर दिया गया है 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पर मेरे भाई ये क्या है, नई संख्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके स्थान देखेंगे कि कितने स्थान है, यानी कि कितनी संख्याओं के स्थान या कितने अंकों के स्थान यहाँ पर चेंज हुए हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें देखना है केवल अपरिवर्तित जिनके स्थान चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई ऊपर क्या है 8, नीचे क्या है 9, यानी कि इसका स्थान चेंज हो गया, इसको काउंट हम नहीं करेंगे। फिर ऊपर देखिए 5 है, नीचे 8 है, यानी कि इसका स्थान भी चेंज हो गया, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। फिर देखिए ऊपर 1 है, नीचे 5 है, यानी कि इसका स्थान भी चेंज हो गया, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। फिर देखिए मेरे भाई ऊपर 4 है, नीचे इसके जस्ट 4 है, यानी कि संख्या को हम काउंट करेंगे, ऊपर 4 नीचे भी 4। ठीक है, यानी कि इसका स्थान चेंज नहीं हुआ है। फिर देखिए ऊपर कितना है 9, नीचे कितना है 3, तो इसका स्थान भी चेंज है, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। फिर क्या है 3 और नीचे क्या है 2, इसका स्थान भी चेंज है, यानी कि इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। फिर क्या है 2, नीचे क्या है 1 है, इसको भी हम चेंज यानी कि इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। केवल एक संख्या ऐसी है जिसका स्थान क्या है, या फिर मेरे भाई एक संख्या बोल दो या फिर एक अंक बोल दो। ठीक है, एक अंक ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित है। अब यहां पर आपको केवल एक संख्या यानी कि 4 अपरिवर्तित है। 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑप्शन डी को टिक कर देंगे, यानी कि 4 अपरिवर्तित है, जो का आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आंसर गलत हो जाएगा। 4 संख्याएं अपरिवर्तित नहीं है या फिर 4 अंक अपरिवर्तित नहीं है, यहां पर केवल 4 जो संख्या है यानी कि 4 जो संख्या है या फिर अंक है वो मेरे भाई क्या है, अपरिवर्तित है। और जो क्या हुआ है मेरे भाई 4 क्या है, केवल एक संख्या या एक अंक, तो एक अंक हमारा राइट होगा। अब हमें देखना है केवल एक। ठीक है, एक हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो मेरे भाई 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि केवल एक अंक ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से
क्लियर हो गया होगा। और देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन अब जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है केरल राज्य में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य में, और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मेरे भाई याद रखना, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कोंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का काम होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1526 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1857 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1757 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1764 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वर्ष 1526 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब एवं किन किन के मध्य में हुआ था? तो मेरे भाई याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वर्ष 1526 में। किन किन के मध्य में हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु का। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती है? ऑप्शन ए है ठोस माध्यम में, ऑप्शन बी है द्रव माध्यम में, ऑप्शन सी है गैसीय माध्यम में और ऑप्शन डी है निर्वात में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई बाकी आप याद रखना, जो ध्वनि तरंगे हैं ये ठोस माध्यम में भी चल सकती है, द्रव माध्यम में भी चल सकती है और गैसीय माध्यम में भी चल सकती है। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में किस शासक ने की थी? मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में किस शासक ने की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? ऑप्शन ए है हुमायूं ने, ऑप्शन बी है जहांगीर ने, ऑप्शन सी है औरंगजेब ने और ऑप्शन डी है शाहजहां ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है। मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम है। ठीक है, तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 1930 में की गई थी। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1930 में की गई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1930 में की गई थी। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, माइक्रो प्रोसेसर निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर भी पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर भी पूछा गया था, और यही प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर भी पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी के अंदर किया गया था, या फिर हम बोल सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का संबंध है कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी से। ठीक है, तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है 8। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है, और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि आपको मात्र 80 रुपये की फीस के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं
यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको मिलने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप जरूर तैयार करना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट में से देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनद्वीप कहाँ स्थित है? मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। और मेरे भाई इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनद्वीप अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाए हैं, और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18+ क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ शाम को 7:30 बजे, ठीक है।